मोहब्बत का सफर कुछ इस तरह भी गुजरा था। भाग अंतिम। काव्या। हेलो अमित जी। अमित। हाँ। काव्या कैसी हो? और सिया कैसी है? काव्या। मैं ठीक हूँ लेकिन सिया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसका डर था वही हो रहा है। वहाँ रेहान कैसा है अब? अमित। यहाँ भी सेम यही हाल है। जब से आया है तब से खुद को नशे में कमरे में बंद कर रखा है। सुन ही नहीं रहा है कुछ भी, ना कुछ बता रहा है। काव्या। क्या करूँ ऐसा जिससे इनकी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब टाइम भी तो नहीं बचा है, सिर्फ 3 दिन ही शादी को। क्या करें हम? अमित जी। इतना कहकर वो भी फोन को लिए रोने लगी तो अमित ने उसे चुप कराया और कुछ सोचने को कहकर उसने फोन को काट दिया। काव्या ने एक बार सिया को देखा और उसके पास आकर उससे कहा, सिया तू चिंता मत कर, मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ। इतना कहकर वो वहां से निकल जाती है। अगली सुबह सिया की हल्दी थी। सब लोगों के बीच बैठी वो मासूम सी बस अपनी जान को मिस कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। सब लोग उसे आकर हल्दी लगा रहे थे। वो उन सब लोगों में बस काव्या को ही खोज रही थी, जिसे वो आज दिखाई नहीं दी। शायद उसे कुछ कहना चाहती थी। थोड़ी देर बाद सिया को उसके अपने कमरे में भेज दिया, जिसके बाद सिया निकली ही नहीं। शाम को काव्या जब वापस लौटी तो वह सिया के कमरे में गई, जहां सिया उसे बेसब्री से इंतजार करती दिखी। वो काव्या के गले लगकर बोली, कहाँ थी तू दिन में काव्या? काव्या। वो घर पर कुछ काम था, उसने सिया की तरफ पलटकर कहा तो सिया ने उसे अपनी तरफ किया और दोबारा से सख्ती से पूछा, क्या हुआ है? घर पर सब ठीक तो है ना? रेहान। रेहान वो ठीक है? हाँ काव्या। तेरी तरह बिल्कुल ठीक है। खुद को अपने कमरे में कैद कर रखा है। आज गई थी उसे समझाने लेकिन कुछ समझने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से तेरा नाम लेकर उसे खाना खिलाकर आ रही हूँ, वरना वो आशिक 2 दिन से और पता नहीं कितने दिनों से भूखा था। चल आजा, तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, खा ले। और वो भी चुपचाप। काव्या सिया को बिठाकर खाना खिलाने लगी तो सिया थोड़ा सा खाकर उसे मना कर देती है और उससे कहती है, काव्या तू कल मेरा एक काम कर देगी प्लीज? काव्या। हाँ लेकिन क्या करना है वो तो बता पहले। सिया। तुझे बस मेरा एक खत रेहान के पास पहुंचाना है, लेकिन किसी को पता न चले। इतना कहकर वो काव्या की गोदी में अपना सिर रखकर लेट गई। काव्या उसकी हालत समझकर उसके सिर पर अपना हाथ रखकर प्यार से फेर रही थी, जिससे सिया को जल्दी ही नींद आ गई और काव्या भी कुछ सोचने को हुई वहीं सिया के कमरे में सो गई। जब सिया की अगली सुबह नींद खुली तो वो तैयार होकर नीचे गई। आज उसकी मेहंदी थी, जिसके हाथ पर वो अपनी जान का नाम लिखना चाहती थी। आज वो हाथ किसी और के नाम को सजाएगा। वो उससे देख नहीं पा रही थी। वो सबके बीच बैठी बस काव्या को अपने करीब देख उसे चुपके से बिना किसी के नजरों में आकर दे दिया और उसे आंखों ही आंखों में हिदायत दी कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सिया काव्या को एक चिट्ठी देती है जो उसे रेहान तक कैसे भी करके पहुंचानी थी। वो लेकर काव्या ने अपने पास रख ली, जिससे किसी को भी शक नहीं हुआ। आज का दिन भी बीत चुका था लेकिन काव्या को बाहर जाने का मौका नहीं मिला। जो उसने सिया को बताया वह परेशान हो गई। उसके बाद दूसरे दिन संगीत था। सब लोग नाच गाने में बिजी थे तो सिया ने मौका देख काव्या को किसी बहाने से घर से बाहर निकाल दिया और उसे सब अच्छा होगा कहकर भेज दिया। लेकिन उस खत में ऐसा क्या लिखा है सिया ने, वो तो काव्या भी नहीं जानती थी और बिना परमिशन के देखना काव्या सही नहीं समझ रही थी। एक पल को उसका दिमाग कहता कि देख ले उसमें सिया ने क्या लिखा है ऐसा, तो वही दूसरा पल उसका दिल कहता नहीं, ऐसा देखना गलत है। वो पहले उसे रेहान को दिखाएगी, उसके बाद वो खुद देखेगी, क्योंकि रेहान का देखना पहला हक बनता है। काव्या जल्दी से वो काम करती है जिसके लिए सिया ने उसे बाहर भेजा था। उसके बाद रेहान के घर की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन वह उसके घर जा पाती उससे पहले उसे अपने पीछे कुछ लोग दिख जाते हैं जो शायद उसका ही पीछा कर रहे थे। उसे जब वह एहसास हुआ तो वो घबरा गई, लेकिन उसने ध्यानपूर्वक एक शॉप में घुस गई जो रेहान के घर के थोड़ी दूरी पर था। वो घुसकर कुछ सामान खरीद रही। वो ऐसा दिखाती है उन लोगों को। उसके बाद काव्या सोचती है कि वो खत रेहान तक कैसे पहुंचाए।
तो उसे वहीं जान पहचान की एक छोटी सी लड़की मिलती है जो रेहान के घर के बिल्कुल पास ही रहती थी और रेहान को अच्छे से जानती भी थी। तो काव्या उस लड़की को अपने पास बुलाती है और उसे खत देते हुए कहती है, चिंकी बेटा मेरा एक काम करेगी? चिंकी, हाँ दीदी बताइए ना, क्या काम है? काव्या, ये एक काम है जो बेहद जरूरी है, तू ये संभाल के रख और इन्हें रेहान भैया को दे देना अभी घर जाकर। उसने कहा कि ये काव्या दीदी की फ्रेंड सिया दीदी ने दिया है। ठीक है। उसके बाद चिंकी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए वहां से चली जाती है। उसके बाद काव्या उस दुकान से कुछ सामान खरीदती है और वहां से निकल जाती है। वापस सिया के घर की ओर बढ़ जाती है और वह जब तक घर पहुंचती तब तक रात हो गई थी। उसने घर जाकर सामान रखा और सिया के कमरे की ओर बढ़ गई। उसने सिया को सब कुछ बताया तो सिया ने काव्या से पूछा कि वो बच्ची खत रेहान तक पहुंचा देगी ना? तो काव्या मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाती है, जिसके बाद सिया बेड पर आराम से बैठ जाती है। तो काव्या उसके पास ही बैठकर कहती है, वैसे उसमें तूने ऐसा क्या लिखा था जिससे तू इतनी चिंता मुक्त हो गई है और मुझे देखने से मना कर दिया था? तेरी दोस्त और उसकी बहन हूं मैं, उसने लगभग रूठते हुए कहा। तो सिया उसका कंधा पकड़कर कहा, हाँ मेरी माँ, अच्छे से जानती हूँ मैं, अब अपना दिमाग ज्यादा मत दौड़ा, चल मुझे अब बहुत तेज नींद आ रही है, सिया ने उसकी गोदी में सिर रखते हुए कहा। तो काव्या उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर गई। उसका आज का दिन भी बीत गया था जहाँ उन दोनों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। काव्या को लग रहा था कि सिया ने रेहान से ऐसा कुछ कहा है जिससे वो दोनों एक हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो वहीं सिया के मन में कुछ और ही चल रहा था जो शायद कोई नहीं अनुमान लगा सकता था, लेकिन वह किसी को भी एहसास नहीं होने देना चाहती थी। अगले दिन उसकी शादी थी। क्या होगा जब सिया अपना अगला कदम उठाएगी? क्या वो अपनी फैमिली का सामना करेगी जो एक समाज के खातिर उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं, या कुछ और? कोई नहीं जानता। आज आखिरी रात थी जिसके अगले दिन सिया और राहुल की शादी का दिन था। सब लोग खुश थे। काव्या को लग रहा था कि सिया ने उस खत में रेहान से अपनी जिंदगी उसके साथ बिताने का फैसला लिया है, लेकिन सिया के जो मन में चल रहा था उसमें उसने अपना मन पक्का कर जो बिल्कुल निश्चिंत कर गया था। वो कोई भी नहीं जान पाया था, चाहे कुछ हो जाए वो अपना फैसला नहीं बदलेगी। ऐसे ही उन लोगों की रात भी बीत जाती है। अगली सुबह सब लोग तैयारियों में लगे हुए थे। सिया के घर पर सजावट हो रही थी। पूरा घर जितना हुआ उतना काफी अच्छे से सजाया हुआ था। सिया को अभी दुल्हन की तरफ कुछ लड़कियां उसे तैयार कर रही थी। वो मानो आज ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे वो रेहान की दुल्हन बन रही हो। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था जो सबसे खास लग रहा था। उन्होंने सिया को तैयार किया और वहां से बाहर चली गई। अब सिया के पास बस काव्या थी जो उसे खुश देख उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने सिया से पूछ भी ली, लेकिन उसने कहा कि आज हमारी मतलब रेहान और मेरी शादी है, क्या खुश नहीं हूं मैं? उसने चहकते हुए कहा। तो काव्या ये बात सुनकर उसके गले लग गई और बहुत खुश थी। जब शाम गहराने लगी तो राहुल और उसकी फैमिली भी वहां आ गए थे, लेकिन रेहान अभी तक नहीं आया था। राहुल अब मंडप में बैठकर पंडित जी के साथ पूजा कर रहे थे, जिसके बाद ही सिया को बुलवाना था। अब शायद वक्त नहीं था शादी में, इसलिए काव्या को परेशानी खाए जा रही थी। रेहान टाइम पर आएगा या नहीं, लेकिन सिया बिल्कुल निश्चिंत थी। वो एक राह देख रही थी रेहान के आने की, जो उसे पता था कि वो आएगा जरूर, इसलिए वो अपनी खिड़की के बाहर रास्ता देख रही थी जो उसे इस वक्त सुनसान नजर आ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ रेहान के सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी जो भागकर उसके पास आई थी, जिसकी वजह से उसने अपने हाथों में घुटनों को रखकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो कुछ देर शांत होने के बाद कहने लगी, रेहान भैया आप यहाँ हो, मैंने आपको कल से कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। रेहान, क्यों, ऐसा भी क्या हो गया चिंकी जो तुम मुझे ढूंढ रही थी? बच्चा चिंकी, उसके लिए काव्या दीदी ने एक कागज दिया था, कल कहा था वो आप तक पहुंचा दे, लेकिन आप मिले ही नहीं। कल शाम
और सुबह स्कूल चली गई, जिसकी वजह से मेरे दिमाग से निकल गया। ये उसने एक कागज जो काव्या ने उसे देने को कहा था वो रेहान के हाथों में थमाकर जाने लगती है। फिर उसे कुछ याद आता है तो रेहान की तरफ देखकर बोलती है, और हाँ रेहान भैया, काव्या दीदी यह भी कह रही थी कि ये कागज उसकी दोस्त का क्या नाम था, हाँ सिया दीदी ने दिया है, आप देख लो एक बार। इतना कहकर वो वहां से चली गई, लेकिन रेहान का दिल जोरों से धड़कने लगा कि सिया ने ऐसा क्या लिखा होगा इसमें। अपने दिल पर हाथ रखकर पहले उसे शांत करता है, उसके बाद वो उस कागज को खोलता है। उसमें बस एक ही लाइन लिखी थी, जिससे रेहान के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा नहीं था वो सब, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और वो दौड़ता हुआ सिया के घर की ओर बढ़ गया। वो उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था कि उस चिट्ठी में लिखा था, रेहान मैंने तुमसे कहा था ना, अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। सिया इतना सोचकर रेहान घबरा जाता है और उसके मन में काफी ज्यादा डर बैठ गया, जिससे वह मन ही मन दुआ कर रहा था कि वो ऐसा कुछ न हो। उसे बस अपनी जान को बचाना था, उसे कोई होश नहीं था। वो लगातार शिवा से प्रार्थना कर रहा था उसके जाने तक वहां ऐसा कुछ भी न हो। तो वहीं दूसरी तरफ जब राहुल की पूजा खत्म हुई तो पंडित जी ने सिया को मंडप में बुलाया। काव्य काव्या सिया को देख परेशान थी, क्योंकि रेहान वहां अभी तक नहीं आया था। उसके अनुसार शादी के लिए रेहान को अब तक आ जाना चाहिए था। सिया ने उसे समझाया और फिर मुड़कर अपनी ड्रॉअर से कुछ लिया, जिससे काव्या को पता नहीं चला, क्योंकि उसे सिया की तरफ अपनी पीठ कर खड़ी हुई थी और वो राहुल के साथ मंडप में आकर बैठ गई। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे समय बीता जा रहा था, काव्या की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। सिया लगातार घर के दरवाजे की तरफ देख रही थी। वो अपनी जान को देखना चाहती थी। पंडित जी ने उनका गठबंधन करवाया और फेरों के लिए खड़े होने को कहा तो राहुल खड़ा हो गया, लेकिन सिया जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पाई। उसे अब चक्कर आने लगे थे। राहुल उसे ऐसे देखा तो उसने सिया से कहा, तुम ठीक हो? उसकी बात पर सिया ने सिर हिला दिया। पंडित जी फिर मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। वो एक एक कर फेरे लेते जा रहे थे। सिया अब बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। वो अपने कदम लड़खड़ा कर रख रही थी। काव्या जो दरवाजे के पास खड़ी थी, जब उसने रेहान को ऐसे भागकर आते देखा तो वह घबरा गई। अभी 4 फेरे हुए थे कि सिया अपने होश खोकर हवन की ओर गिर रही थी, जिससे काव्या चिल्ला उठी, लेकिन वह गिरती उससे पहले ही रेहान ने आकर उसे अपने बाहों में थाम लिया और हवन की आग से बचा लिया। काव्या के चीख से सब लोग सिया की तरफ ही देख रहे थे। राहुल भी वहां एक लड़के को देख हैरान था, जिसने सिया को अपनी बाहों में भरकर उसे आग की लपेटों से बचाया था। रेहान ने जब सिया को ऐसी हालत में देखा तो उसकी जान निकली जा रही थी। वो काव्या को बार बार डॉक्टर को बुलाने को कह रहा था, जो शायद ही कोई समझ पा रहा था। लेकिन जब काव्या ने रेहान की बात सुनी तो वह जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाने लगी। सिया ने जब रेहान को रोते देखा, उसने बड़ी मुश्किल से अपने हाथ से उसके आंसू पोंछे और अपना सिर ना में हिलाने लगी। तो रेहान ने जल्दी से अपने हाथ से अपनी नम आंखों को साफ की और उसे कहने लगा, नहीं रो रहा मैं, देखो तुमने ऐसा क्यों किया? सिया तुम जानती हो ना सब कुछ, फिर भी ये सब क्यों किया? मुझे एक बार भी नहीं बताया, खुद ने ही पहले सब कुछ तैयार कर लिया। सिया ने रेहान के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, नहीं रेहान, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपके पास ही आ रही थी हमेशा के लिए। आपने ही तो कहा था हम दो नहीं एक ही हैं, तो मैंने खुद को मिटाकर आप में ही खुद को समा लिया। मुझे सांस भी नहीं आती जब मैं आपको याद न करूं। तो आप दुनिया हो मेरी और मैं अपनी ही दुनिया में आ रही हूँ रेहान। आपके पास ही रहना है मुझे, कहीं नहीं जाऊंगी मैं आपको छोड़कर। वह इतना ही बड़ी मुश्किल से कह पा रही थी। काव्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह सिया को ऐसे देख रेहान के पास आकर बैठ गई और सिया से कहने लगी, क्यों किया तूने ऐसा? हाँ, तू यही करना चाहती थी क्या जो रेहान को ऐसे रुला रही है? मत जाना कहीं भी सिया। काव्या, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है,
प्लीज अब रेहान का ख्याल रखना। मैं भी हूँ लेकिन तू भी अपने भाई का ख्याल रखना। इतना कहकर उसे खून की उल्टी होने लगी तो रेहान फिर से चिल्लाकर कहने लगा, कोई डॉक्टर को बुलाएगा या नहीं। सब आपस में बातें करने लगे कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ सिया को देखा गया था। और भी न जाने क्या क्या। राहुल और सिया को ऐसे देख उसने रेहान से कहा, तुम चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। सिया को लेकर के बाहर मेरी कार खड़ी है। उसे लोगों की बात सुनकर और सिया के इस कदम को देखकर इतना तो समझ आ गया था कि इस शादी में उसकी मर्जी नहीं थी। वो रेहान को खुद से ज्यादा चाहती थी। सिया ने जब राहुल की बात सुनी तो उसने रेहान से कहा, नहीं रेहान, हमें नहीं जाना कहीं भी। आप हमसे शादी कर लीजिए ना। हमें नहीं चाहिए ये गंदी दुनिया जो हमें हमारी मोहब्बत से अलग करे। हम हम अपने रेहान के साथ शादी करना चाहते हैं। हम सिर्फ उनकी ही होकर रहना चाहते हैं। आप शादी कर लीजिए ना हमसे। उसने अपनी सांसों को काबू करते हुए रेहान से कहा। तो राहुल ने जो अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए थे वो उन्हें रोककर सिया की ओर पलटकर उससे कहता है, आप चिंता मत कीजिए, आपको अब कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मैं हूं ना अब आप दोनों के साथ। पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद मैं खुद आप दोनों की शादी करवाऊंगा। उसने रेहान से सिया को समझाने को कहा तो रेहान ने सिया से कहा, सिया पहले तुम ठीक हो जाओ मेरी जान, हम करेंगे ना शादी, वो भी धूमधाम से। इतना कहकर वो राहुल के पीछे पीछे जाने लगता है। उसके साथ ही काव्या भी आ जाती है। राहुल ड्राइव करने लगता है तो सिया को अपनी गोद में लिए रेहान पिछली सीट पर बैठ जाता है। वहीं काव्या भी वहीं आकर खड़ी हुई तो राहुल ने उसे अपने साथ चलने को कहा तो वह भी उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गई। सिया अब अपनी आंखें बंद किए रेहान की गोद में लेटी हुई थी। उसकी सांसें अब धीरे धीरे चल रही थी। रेहान ने बड़ी हिम्मत से उसका हाथ पकड़ा हुआ था जिससे उसे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे सिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हो। वह उससे दूर होने के ख्याल से ही कांप गया था। तब उसका क्या होगा जब वो चली जाएंगी। राहुल उसकी बेचैनी अच्छे से समझ रहा था। वो तेजी से नजदीक हॉस्पिटल की ओर मोड़ देता है। काव्या रेहान से कहती है, रेहान प्लीज एक बार इससे बात करो ना, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है। उसकी बात को सुन रेहान बड़ी हिम्मत करके सिया के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उससे बात करने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन वह अब कोई भी जवाब नहीं दे रही थी और न ही अपनी आंखें खोल रही, लेकिन वह लगातार उससे कुछ न कुछ कहे जा रहा था। जब उससे रहा न गया तो वह भी सिया को गले लगाकर रोने लगा, जिसके साथ ही वह काव्या की हिम्मत भी टूट गई थी। उन दोनों को ऐसे रोते देख राहुल ने कार की स्पीड और बढ़ा दी, जिसके बाद वह थोड़ी देर में सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां राहुल ने रेहान की मदद की और सिया को उसके साथ हॉस्पिटल के अंदर लेकर आया, जहां डॉक्टर को उसने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। वह सिया को जल्दी से अंदर ले गए। रेहान भी सिया के साथ जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने जब राहुल की तरफ देखा तो उसने रेहान को बड़ी मुश्किल से समझाया, तब जाकर वह कहीं माना। लेकिन वह उस कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा हो गया जहां से उसे सिया डॉक्टरों के बीच घिरी हुई दिख रही थी। उसकी धड़कनें काफी धीमी हो गई थी, जिसे शायद ही कोई सुन सकता हो। वो एक इंच भी इधर उधर नहीं हुआ जब तक कि डॉक्टर बाहर नहीं आया। वो जब बाहर आए तो रेहान ने उनसे सिया के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते, उनके पूरे शरीर में जहर फैल गया है। अब हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और दूसरे डॉक्टरों को भी बुलाया है, देखिए आगे क्या होता है। रेहान, डॉक्टर आप कुछ भी करिए, प्लीज मेरी सिया को ठीक कर दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। उसने इतना कहते हुए डॉक्टर के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। रेहान को ऐसे करते देख डॉक्टर भी उसे कहने लगे, देखिए आपका दुख मैं अच्छे से समझता हूँ, आप हम पर और खुदा पर भरोसा रखिए, सब सही होगा, बस आप थोड़ी सी हिम्मत रखिए। इतना कहकर वो अंदर चले गए। वो न जाने क्या क्या कर रहे थे। सिया वो बेजान सी मशीनों में घिरी हुई थी। 5 से 6 घंटे बाद वो दूसरा डॉक्टर आया तो उन डॉक्टरों ने सिया की अपडेट दी, जिससे उन्हें पेशेंट की हालत की जानकारी हो जाए। वो भी अंदर चले गए। पूरे दिन से शाम और शाम से आधी रात होने को आई थी, लेकिन डॉक्टर अभी भी सिया का इलाज कर रहे थे।
रेहान वो अभी भी कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। उसे घबराहट हो रही थी। वो कभी इधर जाता तो कभी उधर। उसके बाद वो फिर से वही उसी जगह पर खड़ा हो जाता। अगली सुबह होने को आई थी, तब कहीं जाकर वो डॉक्टर सिया के कमरे से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर आए, रेहान ने उनसे पूछा, डॉक्टर कैसी है अब सिया? डॉक्टर, देखिए हमने अपनी पूरी जान लगा दी। उसके शरीर से पूरा जहर तो निकल गया है, लेकिन उन्हें अब होश कब तक आएगा उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आप सब्र रखिए, उन्हें जल्द होश आ जाएगा। रेहान, डॉक्टर क्या मैं एक बार सिया से मिल सकता हूँ? बस एक बार, उसे करीब से देखना चाहता हूँ, खुद को तसल्ली दिलाना चाहता हूँ कि वो ठीक है। डॉक्टर ने थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ में अपना सिर हिलाया और रेहान से कहा, मिल लीजिए, लेकिन जल्दी वापस आ जाइएगा क्योंकि अभी उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से अपने कैबिन की ओर बढ़ जाते हैं। रेहान खुश होते हुए सिया के कमरे का दरवाजा खोलता है और अपने कदमों को धीरे धीरे करके सिया के पास बढ़ा देता है। जहां सिया बेड पर आराम से सो रही थी, वह उसके पास जाकर उसके माथे पर अपने हाथ रख देता है और प्यार से उसका सिर सहलाते हुए वहीं एक चेयर लिए बैठ जाता है। रेहान सिया का हाथ अपने दोनों हाथ में पकड़कर उससे कहता है, सिया मेरी जान, तुम ठीक हो ना? तुम ऐसे क्यों कर रही थी? तुम ठीक हो जाओ। एक बार फिर लड़ाई करनी है मुझे, बहुत सारी शिकायत करनी है तुमसे, तुम्हारी ही। बहुत परेशान करती हो मुझे। ऐसा कोई करता है क्या भला? मुझे कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा। हम न लड़ाई करेंगे, लेकिन तुम ठीक हो जाओ। सबसे पहले हम शादी करेंगे, उसके बाद सारी जिंदगी लड़ाई करनी है मुझे तेरे से। वो अपनी बातें सिया से कह रहा था। कभी उससे उसकी शिकायत करता तो कभी उसे प्यार से लाड़ लड़ाता। उसे पता नहीं चला कि कब उसे 2 से 3 घंटे बीत गए। जब नर्स वहां सिया को देखने आई तो उसने रेहान से कहा कि मुझे पेशेंट को इंजेक्शन देना है और उन्हें आराम की भी जरूरत है, तो आप बाहर जाइए, जाकर कुछ देर आराम कर लीजिए। सुबह इनसे मिल लीजिएगा और जितना चाहे लाड़ दुलार कर लीजिएगा। नर्स ने रेहान से कहा तो रेहान ने अपना सिर हिलाया और सिया को एक बार देख करके उसके माथे पर किस करके वहां से चला जाता है। उसके बाद वो बाहर निकल गया। नर्स ने सिया को कुछ जरूरी दवाई दी और सिया को चेक किया। उसके बाद वो भी वहां से चली गई। रेहान जब बाहर आया तो उसने काव्या और राहुल दोनों को सिया के बारे में बताया। काव्या अब खुश थी। वो रेहान के गले से लगकर बोली, रेहान वो सच में ठीक हो जाएगी जल्द ही, तुम देख लेना। उसके बाद मैं कहीं भी जाने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे उससे ही क्यों ना शादी करनी पड़े। उसकी अटपटी बातें सुनकर रेहान उससे कहने लगा, फिर अमित का और मेरा क्या होगा? काव्या, मुझे क्या पता, तुम दोनों आपस में कर लेना। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए रेहान का हाथ पकड़कर उससे कहने लगी, चल ठीक है, नहीं करती तेरे जान से शादी, लेकिन अब उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना। उसके पीछे लट्टू हो जाना या एक रस्सी लेके उसे और खुद को उसमें बांध देना, जिससे कि वो कहीं न जाए। हमें भी तो पता रहेगा ना। वो रेहान को ये सब कुछ कह रही थी जिससे कि उसका मन हल्का हो जाए और रेहान को हल्का फील कर सके। उसको ऐसे देख रेहान उससे कहता है, तू थक गई होगी, जाकर कहीं आराम कर ले। काव्या, मैं ठीक हूँ, आप चलिए। वो रेहान को ब्रेक पर बिठा देती है और खुद वहां उसके पास आकर के बैठ जाती है। रेहान को लेटने के लिए कहती है तो रेहान उसकी बात समझ जाता है और उसकी गोद में अपना सिर रखते हुए आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद काव्या उसके सिर पर प्यार से अपना हाथ फेरते हुए उसके सिर को हल्के से दबाने लगती है, जिससे रेहान को थोड़ा बेहतर लगता है। तो वही राहुल जो उसके बीच था, वो भी काफी ज्यादा थक गया था। वो रेहान को भी समझ रहा था, इसलिए वो चाय लेने चला जाता है। काव्या उसे जाता देख उससे पूछती है, आप कहाँ जा रहे हो? तो राहुल उसे कुछ देर में आने का इशारा करके वहां से चला जाता है। रेहान काफी देर लेटने के बाद उसे झपकी आ जाती है, लेकिन काव्या अभी भी उसके सिर को सहला रही थी। थोड़ी देर बाद राहुल जब वहां आता है
तो उसके हाथ में चाय के कप थे। वो एक कप काव्या की तरफ बढ़ा देता है। काव्या राहुल से कुछ भी कहने से पहले उसे इशारा देकर चुप रहने के लिए कहती है और उसके हाथ से चाय लेकर पीने लगती है, जिसके बाद उसे अच्छा महसूस होता है। काव्या की गोद में रेहान जो सो रहा है, उसके बाद काव्या को भी नींद आने लगती है। तो राहुल उससे कहता है, आप भी थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं हूँ अभी यहाँ। उसकी बात सुनकर काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसके बाद उसे थोड़ी ही देर में नींद आ जाती है। लेकिन उसका सिर बार बार नींद में होने के वजह से लुढ़क रहा था, जिसके बाद राहुल काव्या के सिर को अपने कंधे पर आराम से टिका देता है, जिससे उसे बाद में गर्दन में दर्द न महसूस हो। वो पूरी रात ऐसे ही बैठा रहा। जब सुबह हुई तो काव्या की नींद खुली, जिसके बाद राहुल को अपने पास बैठा पाया तो वह समझ गई कि उसने ऐसा क्यों किया था। राहुल ने जब काव्या को जागते देखा तो वह उससे दूर हो गया, लेकिन वह कुछ कहता उससे पहले ही काव्या उसे थैंक्स कहती है और उसे भी आराम करने को कहती है, जिसके बाद राहुल उसे कार में कहकर वहां से चला जाता है। काव्या रेहान को देख बीते दिनों को याद करने लगती है, जिससे उसकी आंखें नम हो गई और आंसू झलक आए। वो आंसू जब रेहान को महसूस हुए तो उसकी नींद खुल गई, लेकिन उसने काव्या की गोदी नहीं छोड़ी थी। उसने अपने हाथों से काव्या के आंसू पोंछे और उसे रोने का कारण पूछा तो काव्या ने कुछ भी नहीं कहकर चुप हो गई। उसके बाद रेहान उसके बगल में उठकर बैठ गया और काव्या के कंधे पर पीछे से अपना हाथ ले जाते हुए उससे अपने सीने से लगा लिया, जिसके बाद वो रोने लगी। जब उसका मन हल्का हुआ तो रेहान ने उससे पूछा, अब ठीक हो? तो उसकी बात सुन काव्या अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उससे अलग होती है। थोड़ी देर बाद रेहान वहाँ से खड़ा होता है और सिया को दरवाजे से ही देखता है, जो अभी भी आराम से सो रही थी। वो उसे थोड़ी देर देखता है और वहाँ से बाहर चला जाता है, जिसके बाद जब वो आता है तो उसके हाथ में कप थे जो चाय के थे। वो काव्या के पास बैठते उसकी तरफ एक कप बढ़ा देता है और खुद की नज़रों चारों तरफ देखते हुए काव्या से राहुल के बारे में सोचकर पूछता है। तो काव्या उसे कहती है कि वो सारी रात जागे थे तो अभी अपनी कार में आराम कर रहे हैं, मैंने ही उन्हें भेज दिया था। इतना कहकर वो चाय पीने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर अमित आता है, जो रेहान ने फ़ोन करके बुलाया था। वो थोड़ी देर रेहान के पास रुकता है और सिया को देखकर काव्या को लेकर घर चला जाता है। रेहान अब सिया के पास आकर बैठ जाता है और उसके हाथों को चूमने लगता है। थोड़ी देर बाद सिया को होश आया तो उसने सामने रेहान को पाया, जो ना जाने कब से उसकी आंख खुलने का इंतजार कर रहा था। सिया ने जब रेहान को देखा तो उसका नाम पुकारते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया, जिससे कि वो उसके चेहरे को छू सके, खुद को यकीन दिला सके। लेकिन रेहान ने उसका बढ़ाया हुआ हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और खुद के चेहरे से लगाते हुए कहा, मैं हूँ साथ में और पास में भी, तुम आराम करो, भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब तक जितनी भी तुम्हारी मर्जी चली है ना, अब से बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और खबरदार, जो खुद को कभी भी तकलीफ़ दी या मुझसे खुद को अलग किया तो पिटाई करूँगा, वरना तुम देख लेना। उसके बाद मत कहना कि पहले बताया क्यों नहीं, उसने सिया को समझाते हुए कहा। तो सिया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो 1 मिनट कहकर बाहर जाकर डॉक्टर को बुला लाया, जिससे वो सिया को चेक कर सके। उन्होंने सिया का चेकअप किया और सब सही कहकर वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद नर्स अंदर आई और सिया को दवाई दे गई, जिससे उसे दवाई की वजह से नींद आ गई। रेहान थोड़ी देर सिया के पास बैठा और फिर वहाँ से उठकर डॉक्टर के कैबिन की ओर बढ़ गया। उसने डॉक्टर से सिया के बारे में पूछा तो उन्होंने सब सही कहा, जिसके बाद रेहान ने सिया को घर ले जाने की बात कही। तो उन्होंने कहा कि अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए उसका बेहद खास ख्याल रखना होगा। चाहो तो 2 दिन बाद घर ले जाना। वो उनकी बात पर सहमति करते हुए वहाँ से बाहर चला आया और वापस सिया के पास आकर बैठ गया।
जो अभी तक दवाई के कारण सो रही थी। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और रेहान सिया को हॉस्पिटल से अपने घर ले आता है, जहां सब लोग थे। काव्या, अमित, उनकी माँ, रेहान सिया को कंधे से पकड़ते हुए घर के अंदर ले जाता है और उसे अपने कमरे में ले जाकर बेड पर आराम करने के लिए सुला देता है। रेहान सिया को घर ले आता है, जिसके बाद वो उसे कमरे में सुला देता है और खुद बाहर आकर सबके बीच बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब सिया जागी तो उसे रेहान उसके पास ही बैठा नजर आया। वो उसे बैठने में मदद करता है और उसे खाना खिलाकर दवाई दे देता है, जिसके बाद उसके पास सब लोग आकर बैठ जाते हैं, जिससे सिया के चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। ऐसे ही उसका पूरा दिन गुजर जाता है और रात को वह रेहान के गले से लगकर उसे महसूस कर रही थी और वो उसे ना कोई कुछ कह रहा था। दवाई की वजह से सिया ऐसे ही रेहान के बाहों में सो जाती है। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे और सिया की हालत में सुधार आ रहा था। रेहान उसका बहुत ख्याल रखता था, उसे बहुत प्यार कर रहा था और वो हर पल उसकी मौजूदगी से खुश थी। ऐसे ही एक दिन रेहान ने सिया से तैयार होने के लिए कहा, तो सिया ने उससे कहा कि वो आज उसकी ही पसंद की पहनेंगी। तो रेहान ने उसे एक रेड कलर की साड़ी निकाल कर देता है और उसे सिया के ऊपर रखकर कहता है, ये मस्त लगेगी मेरी जान पर। इतना कहकर वो उसके माथे पर किस करके कहता है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, जाना जरूरी है। रेहान की बात सुन सिया मुस्कुराते हुए वहां से वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर रेहान और सिया बाइक लिए निकल जाते हैं। सिया बहुत खुश थी रेहान के साथ। एक मंदिर के सामने अपनी बाइक रोकता है और सिया का हाथ पकड़ उसे मंदिर ले जाता है, जहाँ सब लोग पहले से ही मौजूद थे। काव्या, अमित, सविता जी और राहुल। मंदिर को अच्छे से सजाया था, लेकिन सिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही रेहान उससे कहता है, सिया आज तुम्हें पता है मेरे लिए स्पेशल दिन है, आज हम शादी करने जा रहे हैं। तो काव्या, क्या तुम इजाज़त देती हो? वो अपना सिर हाँ में हिलाती है। राहुल उसके पास आता है और सिया से कहता है, सिया आज मुझे पता चला कि किस्मत क्या होती है, मैं खुश हूँ बहुत, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सिया उसे हाँ कहती है और वो मंडप में बैठ जाते हैं, जहाँ थोड़ी ही देर में वो शादी करते हैं। पंडित जी उन्हें फेरों के लिए खड़े करते हैं और बाद में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाकर शादी पूरी हो जाती है। जब शादी पूरी हुई तो रेहान और सिया एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं। उसके बाद वो पहले पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद सविता जी। काव्या और राहुल वो दोनों रेहान और सिया को बधाई देते हुए आज सब लोग खुश थे। साथ ही कहानी पसंद आती है तो थोड़ा कष्ट करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिए, क्योंकि मुझे आप सबके कमेंट्स का काफ़ी इंतज़ार रहता है। उसके बाद वो सब लोग घर आते हैं, जहाँ कुछ लोगों ने काव्या के कहने पर घर को पहले से ही सजा दिया था। सविता जी और काव्या मिलकर सिया का घर प्रवेश करवाते हैं और सिया को आराम करने के लिए रूम में भेज देते हैं। सविता जी थोड़ी देर बाद रस्म करवाती है। उसके बाद वो रात को अपनी सारी दूरियां जो कमी रह गई थी वो अपने प्यार से सबको भर देते हैं। इसके बीच ही दूरियां अब मिट गई थी, वो दोनों अब सही मायने में एक हुए थे। उसका रूह रिश्ता जो बहुत पहले ही जुड़ गया था, लेकिन जो कुछ उसके बाद रहा था उसकी कसर आज उसकी शादी होने के बाद पूरी हो गई। वो दोनों खुश थे। सिया ने शादी से पहले ही अपनी पूरी फैमिली से रिश्ता नाता सब तोड़ दिया था। अब वो रेहान के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही थी, जिसमें सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। तो यहाँ होती है कहानी की हैप्पी एंडिंग। आप लोग अगली कहानी सुनना ना भूलिएगा और बने रहिएगा चैनल से। शुक्रिया।